गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत, जिसमें दो तरह का साम्यवाद पढ़ाया जाएगा। एक है कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो आर्थिक साम्यवाद क्या है, और दूसरा पत्नी साम्यवाद। इसके साथ साथ करेंगे 50 टॉप एमसीक्यूज, 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, और ये 50 एमसीक्यूज आपके लिए होमवर्क जो कि प्लेटो से रिलेटेड ही। ठीक, सबसे पहले आते हैं कि प्लेटोज कम्युनिज्म क्या था, या प्लेटो का साम्यवाद क्या था। अगर आप लोग 2 मिनट से रुक जाए तो बारे में लिख सकते हैं। तो प्लेटो का साम्यवाद क्या था? तो प्लेटो का जो साम्यवाद है वो 3 भागों में विभक्त है। पहला है फिलोसफर किंग, मतलब दार्शनिक वर्ग, यानी कि जो दार्शनिक राजा होगा उसके लिए। राजा जो होगा वो दार्शनिक होगा। तो अब पहले दिन ही पढ़ चुके हैं कि प्लेटो का तीसरा फिलोसफर है कि राजा बनने के लिए दार्शनिक होना जरूरी है, और उसका अध्ययन जो है कम से कम 50 वर्ष तक होना चाहिए। और ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग से लेके मेंटल ट्रेनिंग से लेके जो एक्सटीरियर ट्रेनिंग होता है टोटल लेके। दूसरा उसने कहा है ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज मीन्स सैन्य वर्ग, रक्षक वर्ग। तो रक्षक वर्ग भी होना जरूरी है। तीसरा है उत्पादक वर्ग, जो फार्मर्स हो सकता है, आर्टिसियंस हो सकते हैं, और ट्रेडर्स हो सकते हैं, यानी किसान हो सकता है, व्यापारी हो सकता है, शिल्पकार जो प्रोडक्शन करता है। तो ये कम्युनिज्म जो है इसको शासन का 3 भाग बताया गया, लेकिन जो प्लेटो का कम्युनिज्म है वो 2 भागों में था, यानी कि तीसरे वाले में लागू नहीं होगा। फार्मर्स, आर्टिसन एंड ट्रेडर्स में लागू, उत्पादक वर्ग में लागू नहीं होगा, किसान पे लागू नहीं होगा, कृषक वर्ग पे लागू नहीं होगा। लागू पे होगा तो रक्षक वर्ग पे लागू होगा और राजा पे लागू होगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य प्लेटो ने कहा कि निजी स्वार्थ हटाकर अगर राज्य के प्रति निष्ठा और नैतिकता को बढ़ाना है तो कुछ चीजें फॉलो करनी होगी। आज भी आप देख सकते हो प्लेटो का सिद्धांत कितना जरूरी है कि अगर प्लेटो की बातों को फॉलो किया जाता तो दुनिया के किसी भी देश में करप्शन नहीं होता। लाइक इंडिया भी, यहाँ की जनता जो है वो मैया योजना के इंतजार में रहती है कि महीना पूरेगा तो 2,500 रुपये अकाउंट में है। कितनी मैया जो है वो इस इंतजार में है कि मेरा 18 साल पूरे गया, मैया योजना का पोर्टल कब खुलेगा। रोज गांव में जा रही है, दरबार लग रहा है, वहां पे लाइन लग वापस आ जा रही है। और राजा क्या कर रहा है? एक ही बार मैया का सब पैसा खाए। मैया के साथ भैया इंतजार में रहते हैं कि कब महीना पूरेगा, तो 6 महीना पूरेगा तो 2,000 रुपया किसान योजना का मुझे जीता लेंगे, कब गैस का सब्सिडी 300 रुपया आएगा। और सरकार के मंत्री तो क्या कर रहे हैं को पता ही। और ये वर्तमान सरकार की बात नहीं है, इसके पूर्ववर्ती सरकारें भी, आने वाली सरकारें भी करेंगे, क्योंकि प्लेटो का सिद्धांत लागू नहीं है। प्लेटो का सिद्धांत लागू होना क्यों जरूरी है, उसने इतना बड़ा सिद्धांत क्यों बनाया, चलिए आइए देखते हैं। प्लेटो का कहना था कि संपत्ति, पैसा, परिवार, पत्नी और स्वामित्व। अगर आपके पास प्रॉपर्टी हो कि रखने का परमिशन होगा, पर प्रॉपर्टी बढ़ाने की चाह भी हो। कौन चाहता है कि उसके पास प्रॉपर्टी कम हो? छोटा से से लेके बड़ा सा अमीर तक सबको चाहता है कि हम संपत्ति को बढ़ाएं। दूसरा पैसा, तो पैसा का कोई रंग दिखता है क्या? पैसा किसके हाथ से आया है उसमें स्पेशलियता है, उसमें छुआछूत है। पैसा तुरंत पॉकेट में रख लेगा, डेड बॉडी पे फेंकेगा, पैसे को भी लोग उठा के रख लेगा। तो पैसा का लोभ होगा। तीसरा परिवार, तो परिवार होगा तो भी डर होगा, लोभ होगा कि भाई पब्लिक का बाल बच्चा मिड डे मील के लिए स्कूल जाए और हम अपने बेटा बेटी के पढ़ाएंगे ब्रिटिश के ऑक्सफोर्ड में। यहाँ के कॉलेज में क्लास हो चाहे नहीं हो, लेकिन ऑक्सफोर्ड में तो क्लास होता है। यहाँ के कॉलेज में शिक्षक हो चाहे नहीं हो, कैम्ब्रिज के तो यूनिवर्सिटी में शिक्षक होते हैं, तो वहां पढ़ाएंगे। तो परिवार। इसके बाद उसने बताया पत्नी। भाई पत्नी होगी, मेहरारू होगी तो भी तकलीफ है। तो प्लेटो ने कहा कि दार्शनिक राजा और रक्षक वर्ग यानी सैनिक का
न तो अपना संपत्ति होना चाहिए, न अपना पैसा होना चाहिए, न अपना परिवार होना चाहिए, न अपन मेहरारू होना। इन चीजों को स्वामित्व में फ्री कर देना है, यानी कि उनका इसमें कुछ भी पर्सनल न हो। और अगर ये नहीं होगा तो तीन चीजें होंगी। पहला चीज की करप्शन रुक जाएगा, भ्रष्टाचार जो है ये नहीं होगा, क्योंकि आपका कुछ ही नहीं था, भ्रष्टाचार क्या हालात कीजिएगा, ठीक है। और दूसरा पक्षपात रुक जाएगा। अब सब कुछ शास्त्री जी नहीं ना है कि रेलवे मिनिस्टर होते हुए भी, प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी उन्होंने अपने परिजनों के लिए कुछ भी करने से पहले देश की सर्वोपरि समझा। तो पक्षपात रुक जाएगा, आपका बाल बच्चा परिवार में हैरान नहीं होगी। अब मान चलो कितनों कुछ है, आप लोग का अपना कोई पति या पत्नी होगी तो आपके पास दो ऑप्शन होगा कि एक कॉमन महिला का काम कर रहा है, वो अपनी पत्नी का काम करना है, किसका कीजिएगा? पहले अपनी पत्नी का कीजिएगा, इसलिए पत्नी रखना ही गुनाह है। हाँ, पक्षपात और स्वार्थ भी नहीं होगा। तो शासनकर्ता के लिए संपत्ति, पैसा, परिवार और पत्नी जो है स्वामित्व नहीं हो, सामूहिक हो। माने उनकी पत्नी का देखभाल सब कोई करेगा, उनके पैसा का देखभाल सब कोई करेगा, उनके बाल बच्चा का देखभाल सब कोई करेगा। कहने का मतलब कि सामूहिक का मतलब ये है कि उनका व्यक्तिगत निजी कुछ नहीं होगा। ये जब पत्नी संवाद में आएंगे तो बस और हम लोग डिटेल में घुस के पढ़ेंगे। इसका कुछ पॉइंट है जो प्लेटो ने बताया है आर्थिक संवाद का, जिसको गार्जियन समूह के रूप में जाना गया, गार्जियन ग्रुप के रूप में जाना गया। उसमें उन्होंने क्या बताया है, तो दार्शनिक राजा और सैनिक की कोई संपत्ति नहीं होगी। वो दार्शनिक राजा और जो संपत्ति सैनिक होगा उसको कोई भी प्रॉपर्टी रखने का परमिशन नहीं होगा। निजी मकान, खेत, धन, गृहस्थी, उनके पास कुछ नहीं होना चाहिए। अपना घर भी नहीं होना चाहिए, खेत भी नहीं होना चाहिए, गृहस्थी, गृहस्थ मतलब परिवार का पारिवारिक कोई बाल बच्चा, मेहरारू, धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन नहीं होना चाहिए, और खेत नहीं होना चाहिए, धन नहीं होना चाहिए। ये सब जो है सरकार मुहैया कराए, रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा। और पैसा पैसा का क्या काम है? खाने के लिए दे रहे हैं, रहने के लिए घर दे रहे हैं, पहनने के लिए कपड़ा दे रहे हैं, घूमने के लिए गाड़ी दे रहे हैं। पैसा हो जाएगा तो फिर लोभी हो जाएगा। पैसा नहीं होना चाहिए शासक के पास। पैसा रख सकते तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप नेहरू जी को लीजिए। जब वो पीएम बने तो अपना पूरा पर्सनल प्रॉपर्टी भी दान कर दिए, तो प्लेटो के सिद्धांत को मानते थे। उसके बाद अब कोई पीएम उठा के देख लीजिए, नेहरू जी के बाद शास्त्री जी के बाद तो पीएम उठा के देख लीजिए, सबने प्रॉपर्टी बनाया है कम बेसी। हो सकता है कि इंदिरा गांधी को हम उसमें न काउंट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। उसके बाद भी आप कोई भी पीएम, सीएम, विधायक एमएलए को देख लीजिए, पर विधायक बनता है तो जब विधायक बनने से पहले आएगा ना तो टुकड़ा बन के आएगा, गरीब बन के आएगा, और जब विधायक बन जाएगा तो पनेरों नीचे उतर के देखेगा भी नहीं आपको। बस खाली चुनाव के समय, खाली चुनाव के टाइम आएगा। चुनाव के समय वो आपके चरण में और चुनाव के बाद आप उनके चरण। दो ही चरण होता है इंडियन डेमोक्रेसी का। बात तो सही है। चुनाव के टाइम नेताजी आपके चरण में होंगे, चुनाव से पहले नेता, और चुनाव के बाद 5 साल तक आप नेताजी के चरण में रहिए। आप तो वोट दे दीजिएगा, वो आपका काम करेंगे नहीं करेंगे इसकी गारंटी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि प्लेटो कहता है कि उनका रहने का भी अपना घर नहीं होना चाहिए, खाने का खाना नहीं होना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होना चाहिए। ये सब सरकार मुहैया कराएगी, उनका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं होगा। उनको वेतन नहीं मिलेगा। आजकल तो यहाँ विधायक जी को पेंशन मिलता है, एक बार विधायक बन गए जिंदगी भर पेंशन मिलेगा। अरे भैया कौन बड़ा टोप मार दिए, कौन सा नोबेल अवार्ड ले आया कि आपको पेंशन मिलना चाहिए? एक बार विधायक बन गए 1 दिन के लिए तो पब्लिक का पैसा से उनको पेंशन मिलेगा। फॉर्च्यूनर और बॉडीगार्ड चमकाते रहेंगे नेताजी जिंदगी भर। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि 1 घंटा के लिए विधायक बने उनको पेंशन लागू हो गया। विधायक बने और निकल लिए, सांसद बने और निकल लिए शपथ लेने के बाद, अब जिंदगी भर के लिए उनको पेंशन मिले। ऐसा थोड़े होता है। तो प्लेटो का सिद्धांत कहीं ना कहीं दार्शनिक है। अब अगर प्लेटो का सिद्धांत लागू होता है तो इंडिया का कोई भी बड़ा से बड़ा नेता, मंत्री, सीएम से लेकर पीएम से लेकर मिनिस्टर तक ऑडी और फॉर्च्यूनर पूर्णता का, ससुराल लोग 40 लाख और 45 लाख के चश्मा और कलम खरीदाता का करप्शन होता है। मान चले कि किसी भी नेता का कोई अपना बाले बचा नहीं है, मेहरारू नहीं है, तो करप्शन कहा करेगा? इंडिया में देखो नियम लागू होना चाहिए।
इंडिया में तो कोई नियम लागू होना चाहिए कि अगर एक बार कोई शासक वर्ग में कदम रख दिया, मान लिया विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन गया, तो जिंदा है तब तक तो ठीक है, मरने के बाद उसके और उसके पूरे परिवार की संपत्ति राष्ट्र की मानी जाए। उसके बाद देख लीजिए अपने आप इंडिया से करप्शन खत्म हो जाए। वहाँ सब है। सीधा फंडा यही नहीं बनाएगा। कि जैसे ही आपकी मृत्यु होगी, आपके और आपके पूरे परिवार की संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके सीज कर ली जाएगी। हमको कोई जमा नहीं करेगा, जिंदा भर में कितना खाएगा, नॉर्मल समय करके जिंदा भर में कितना खाएगा। तो करप्शन खत्म होने करने का एकमात्र यह तरीका है। नेताजी को सुन लेंगे तो ध्यान दीजिए। उसके बाद उसका निजी आय नहीं होगा, निजी कोई पर्सनल इनकम नहीं होना चाहिए, उसको वेतन नहीं मिलना चाहिए, धन संग्रह नहीं कर सकता है, रिश्वतखोरी से नहीं होगी। जब ये सब नहीं, परिवार नहीं होगा तो रिश्वत क्या लगेगा, क्या लगेगा। और निजी स्वार्थ जो है उसको प्रभावित नहीं करेगा। इसके कुछ कारण है, एक मनोवैज्ञानिक आधार बना बताया गया है प्लेटो के द्वारा। तो प्लेटो ने कहा कि आधुनिक साम्यवाद जो है ना, ये साध्य नहीं है, आज के डेट में साधना बन गया है, जबकि सत्ता जो है ये साध्य होना चाहिए। साध्य का मतलब कि एक क्या बोले उसको, वर्शिप समझिए, पूजा समझिए कि हमको ये करना है और ईमानदारी से करना है। लेकिन आज क्या है कि साधना बन गया है, साधन। रहेंगे बाल छिलवा के, हम संत हैं। केदारनाथ में भी जाएंगे कुछ नेताजी लोग, तो पहले फोटो कैमरा एक्शन होगा तब पूजा शुरू होगा। लेकिन ये किस चीज का साधन है, सत्ता का। सत्ता के लिए कभी भी सरकारें नहीं होनी चाहिए, सरकारें होनी चाहिए जनता के लिए। आजकल क्या है कि सत्ता ही प्रमुख है, कोई पार्टी हो इंडिया में चाहे दुनिया में भी। पहला लक्ष्य है कि मैं कैसे पीएम, प्रेसिडेंट, सीएम बन जाऊं, जनता जाए भाड़। तो ये मनोवैज्ञानिक कारण बताया गया कि जिस दिन नेताओं में के लिए सत्ता साध्य हो जाएगा उस दिन दुनिया करप्शन में। लेकिन अब क्या है, साधन बन गया है। तो दार्शनिक आधार किसका बताया उसने, तो वो बोला कि शासक को दुनिया की मोह माया से मुक्त होना चाहिए, उसको संपत्ति की, पत्नी की, बाल बच्चे की मोह माया नहीं होनी चाहिए उसका, क्योंकि उसका पूरा मोह माया जो हो वो जनता हो। अगर उसको घर का ही मोह माया रहेगा तो जनता के बारे में क्या सोचेगा। पहले तो सोचेगा कि मेरे कोई कंपनी वाला टेंडर देंगे तो पीसी में कितना पहुंचाएगा, कितना करोड़ हमको घर पहुंचाएगा तो हमको इतना करोड़ का टेंडर देंगे। अब तो ऐसे भी प्राइवेटाइजेशन का जमाना है। प्लेटो ने अपने जमाने में जो कहा है, सोचे कि वो आज भी प्रभावी। राजनीतिक आधार भी है कि अगर ये चीजें चली तो सत्ता तो है एक ही जगह केंद्रीकृत हो जाएगी, एक ही आदमी पैसा कमाएगा और अगले चुनाव में पैसा देकर फिर वोट खरीद लेगा। ऐसा एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि कोई गरीब आदमी चुनाव लड़ सकता है क्या इंडिया में, जिसके पास पैसा ना हो चुनाव लड़ेगा तो पब्लिक का मजाक उड़ाएगा। 5 साल में काम नहीं करेंगे, चुनाव के टाइम में आएंगे कुछ आपको खुश कर देंगे, अब वोट दे दीजिएगा। प्रचार कितना हाईटेक हो गया है, फॉर्च्यूनर गाड़ी, रैली, रोड शो, टीवी में, अखबार में विज्ञापन। तो प्लेटो इसका विरोधी था। उसका मानना था कि दार्शनिक वर्ग कोई भी हो सकता है, सबको मौका मिलना चाहिए, लेकिन अगर कोई पैसा कमाएगा कड़कड़ा है तो सत्ता का क्या हो जाएगा, केंद्रीकरण हो जाएगा। केंद्रीकरण मतलब एक ही सेंटर पे बढ़ जाएगा। अब एग्जाम्पल देखिए, 47 से लेकर 67 तक एक आधिपत्यशाली व्यवस्था थी। 67 के बाद भी 90 तक उसी तरह की व्यवस्था रही। 90 के बाद से गठबंधन के दौर आया, उसके बाद फिर 4 से लेके वर्तमान तक भी एक आधिपत्य गठबंधन है, लेकिन एक आधिपत्य ही दिख रहा है। ठीक है, गठबंधन है, मान चलो कि इसके बीच वाला जो पीरियड था 914 में, तो गठबंधन में पीएम माननीय मोदी जी रह सकते थे, इनका अगले 303 सीट, तो एक आधिपत्य दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये राजनीतिक आधार में प्लेटो ने बताया है। उन्हें जो भी तर्क दिया है वो पूरा निचोड़ कर दिया है, साइकोलॉजिकल दिया है, पॉलिटिकल दिया है, फिलोसफिकल दिया है और फाइनली व्यवहारिक भी दिया है। वो सीधे बताया कि अब यदि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता एक ही जगह केंद्रीकृत हो गए तो जनता के लिए समस्या हो जाए। अब ये अलग बात है कि बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना भी की। कुछ लोगों ने कहा कि मनुष्य की प्रवृत्ति का अवहेलना हो रहा है। भाई, मनुष्य की प्रवृत्ति एक मेहरारू रखेगा, ब्याह करेगा, ब्याह नहीं करेगा तो बाल बच्चा किसे हो।
तब प्लेटो इसका अवहेलना कर रहा है। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि संपत्ति रखेगा। अरस्तु ना इसका तू तो पत्नी वाला बनाएंगे तब ना बेटा, हम लोग आर्थिक है वाला। तो व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन और ये जो है सामाजिक संघर्ष को जन्म देगा। कुछ लोगों ने कहा कि परोपकार की भावना नष्ट हो जाएगी, अब हमको कमाने का कोई मौका नहीं मिलेगा तो हम कहाँ परोपकार में जाएंगे। कुछ लोगों के दिमाग में आता है। कुछ लोग कमाने के चलते ही कुछ सेवा करते हैं। मान लीजिए कि नेता लोग कुछ काम करता है, 4 केला देगा किसी मरीज को, तो 4 केला का पैसा वसूलने के लिए पहले फोटो खिंचवा कर सोशल मीडिया पे डालेगा मैं 4 केला दान किया। अभी कोविड आया था तब देखते होंगे बहुत सारे लोग किसी को एगो ब्रेड भी देते थे तो पहले फोटो खिंचवा के पोस्ट करते थे कि मैंने आज बहुत पुनीत कार्य किया। तो चलो भाई, देने दिखाने के चलते परोपकार तो कर रहे हो। तो ये सब चीजें हैं। मानसिक जो मानसिक रोगी होंगे उनका भौतिक साधनों से उपचार संभव नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है कि जिसके मन में कीड़ा घुसा हुआ है उसको सब सुनाई करेगा तो चोरी करवे करेगा, ऐसा कुछ कहने वाले। तो कहने का मतलब है ये था प्लेटो का आर्थिक साम्यवाद, इकोनॉमिकल कम्युनिज्म। कोई डाउट है किसी को? अब आते हैं आर्थिक साम्यवाद इक्वल टू शासक वर्ग की संपत्ति का पूर्ण राष्ट्रीयकरण। उसका निचोड़ जो है वो ये है कि शासक वर्ग का संपत्ति जो है उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। उसकी व्यक्तिगत कोई भी संपत्ति नहीं होगी, चाहे पैसा हो, चाहे मेहरारू हो, चाहे बाल हो, चाहे बच्चा। उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए उसने वाइस क्या बोलते हैं कम्युनिज्म लाया, मतलब मेहरारू साम्यवाद। मेहरारू मतलब पत्नी, तो पत्नी का साम्यवाद लाया और साथ में लाया परिवार का साम्यवाद। इसमें क्या है, तो इसका उद्देश्य उसने बताया कि परिवार जनित पक्षपात को समाप्त करना है। अगर परिवार ही नहीं होगा तो पक्षपात शासक वर्ग नहीं कर पाएगा। लेकिन ये भी 2 लोगों के लिए था, शासक वर्ग और रक्षित वर्ग के। ये भी सबके लिए लागू नहीं था। तो उसका 3 चीज बताया। वो बोला भाई कि कोई भी राजा, कोई भी शासक वर्ग जो होगा उसकी कोई निजी परिवार और निजी पत्नी नहीं होगा। यहां तक उसने तो ये भी कहा दिया कि समाज में विवाह, अस्थायी विवाह ही गलत है। विवाह जो है अस्थायी होना चाहिए, मतलब टेम्पररी मैरिज होना चाहिए, परमानेंट मैरिज नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्लेटो। इसका तात्पर्य ये था कि कोई निजी परिवार ही नहीं होगा। उसका कॉन्सेप्ट ये था कि देखिए, आरक्षण देने से समाज में समानता नहीं आएगी, क्योंकि बुद्धि जो है ये जेनेटिक होता है, ठीक है। उसको आप नौकरी में लाके रिजर्वेशन देके जबरदस्ती ठेल ढकेल के उस लेवल तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए वो बोला कि जो भी महिलाएं हैं या जो भी पुरुष हैं उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि जो पुरुष हैं सुंदर महिलाओं के साथ संबंध बना के प्रजनन करें, अपना बच्चा को जन्म दें, और जो महिलाएं हैं वो बलशाली पुरुषों के साथ संबंध बना के बच्चों को जन्म दें। यहाँ पे शादी का कॉन्सेप्ट नहीं था, वहां था कि जो भी पुरुष है वो सुंदर महिला जिनके साथ उनका व्यक्तिगत संबंध अच्छा है और सुंदर मानते हैं उनको, तो उनके साथ वो रिलेशन डेवलप करें और उसके बाद वो अपना वंश को आगे बढ़ाएं, बच्चों को जन्म दें। और सेम कंडीशन महिलाओं के लिए में था कि उनको कोई लड़का अच्छा लगता है, वो सुडौल है, ताकतवर है, दिमाग से तेज है, तो उसके साथ वो बच्चों को जन्म दें। और इसके बाद न वो पुरुष उस महिला को जानेगा, न महिला उस पुरुष को जानेगी, और ना ही वो बच्चा अपने माँ को जानेगा, ना अपने बाप को जानेगा। तो बच्चा रहेगा किसके साथ? वो बच्चा जो है वो सबका होगा। यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा कि सबको पता होगा कि मेरा कोई ना कोई बच्चा है। हर महिला को पता होगा, हर पुरुष को बच्चा पता होगा। तो कोई भी बच्चा दिखेगा तो उसको अपना बच्चा दिखेगा, और उस बच्चा को सब कोई अडॉप्ट करेगा। यानी कि उस बच्चे का बाप पूरा स्टेट होगा, उसके बच्चे की माँ भी पूरी स्टेट होगी, सब उससे प्यार करेगा, पूरे राज्य का वो बच्चा कहलाने। और इससे क्या होगा कि ये अस्थायी विवाह नहीं हुआ, शादी का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। वो क्योंकि वो देखा कि यूनान का था ना, एंथिस का, तो एंथिस का जो व्यवस्था था वहां पे महिलाओं के साथ बहुत ही अच्छी व्यवस्था नहीं थी।
स्त्रियों के साथ बहुत ही अच्छे कंडीशन नहीं थे। तो उसने वहां पे यही तय किया कि शादी होने के बाद इस महिलाओं की स्थिति क्या हो जाती है, वो घर में नौकर या घर की एक सदस्य बनकर आ जाती है जो बाहर नहीं निकल सकती। इससे क्या होगा कि वो फ्री हो जाएंगे और शादी के जकड़न से मुक्त हो जाएंगे, महिलाएं भी और पुरुष भी। अब ये बात अगर आज कोई कर दे उसको समाज से बहिष्कृत कर देगा, घर से निकाल देगा, बहुत तरह की चीजें आएंगी। लेकिन उसके पीछे लॉजिक ये था कि अगर सपोज कीजिए कोई गरीब वर्ग की महिला है, पिछड़ी वर्ग की महिला है, और वो किसी अच्छे पुरुष के साथ संबंध बना के बच्चे का जन्म कर देती है, तो उसमें जेनेटिक गुण बच्चे में उस पुरुष का भी है। लेकिन यहाँ क्या है कि जो गरीब है उसकी शादी गरीब से ही होगी, तो दोनों गरीब का जेनेटिक गुण गरीब रह जाएगा। उसको कितना भी रिलेशन दे दीजिए वो तो बेचारा वहीं रह जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट प्लेटो का था, मेरा नहीं है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, नहीं तो हम पढ़ा रहे हैं तो ये मत सोचिए सही कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट प्लेटो का था। तो उसने कहा कि निजी परिवार नहीं होगा। उसने ये कहा कि सभी पत्नियां और सभी बच्चे राज्य के संरक्षण में होंगे, यानी कि उसका कोई एगो माई एगो कोई बाप नहीं होगा, और उनको बच्चों को पता नहीं होगा उनके माँ पापा कौन है, और उनके माँ को पता नहीं कि उनका बच्चा कौन है। जैसे बच्चा जन्म लिया, बच्चा ले जाए दूध का देगा। हाँ, अब 50 को बच्चा में एगो बच्चा डरा गया, माँ को कहाँ पता चलेगा बचपन में? तो किसी माँ को पता नहीं चलेगा कि किसका बच्चा है, किसी बाप को पता नहीं चलेगा कि किसका बच्चा है, और बच्चा को पता नहीं होगा कि उसका माँ बाप कौन है। तो बच्चा के लिए भी सभी महिलाएं माँ होंगी और सभी पुरुष बाप होंगे, मैंने तो बाहर कर से उसको। और हर पुरुष के लिए वो बच्चा अपना बच्चा दिखेगा, हर महिला के लिए वो बच्चा अपना दिखेगा। तो उस पर प्यार जो है सबसे ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा प्लेटो का मानना। तो ये जो आपसी लड़ाई जो है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये सब बंद हो जाएगा। क्योंकि पता चला कि हम इसको अपना बच्चा मान रहे हैं, अब पता चला कि नहीं मेरा ये बच्चा है और हम इसको छोड़ दिए, तो ये डर बना रहेगा। इसलिए जितना बच्चा आएगा वो सबको केयर करेगा, चाहे वो विकलांग हो जाए, ना हो जाए, मजबूत हो जाए, छोटा हो, क्योंकि उसको पता नहीं है कि मेरा ही बच्चा कौन है। ये प्लेटो का कॉन्सेप्ट था। संतानोपत्ति राज द्वारा नियंत्रित होगी, एक कॉग्निस सिद्धांत है। तो यहाँ पे भी क्या है कि विवाह नहीं होगा, कॉग्निस सिद्धांत के हिसाब से विवाह नहीं होगा, ये राज्य द्वारा नियंत्रित होगा। यानी कि कोई महिला कोई पुरुष के साथ राज्य भी अपना हिसाब से करवा सकता है उसका बच्चा। माता पिता को अपने बच्चों की पहचान नहीं होगी, यानी कि बच्चा हो गया आपका काम खत्म, आपको पहचानने की जरूरत नहीं। आपका काम था बच्चा का प्रजनन करना, बच्चा का प्रजनन कर दिए, जय श्री राम की, आप अपन घरे, आप अपन घरे। जितने बच्चे हैं सबके माई बाप आप ही हैं, चलो भले हो के दिए हैं, लेकिन आज में जितने बच्चे होंगे सबके माई बाप आप होंगे। अच्छा, यहाँ विवाह का कॉन्सेप्ट नहीं है। साला ससुरा ब्याह करो, तिलक दो, बर्तन दो, कपड़ा दो, दहेज दो, उसके बाद बढ़िया बढ़िया कपड़ा खरीदवाओ, फिर पार्टी में खाए जाओ, फिर नाचो, ये वो करा है। और बच्चों की परवरिश सामूहिक रूप से राज्य के द्वारा, अगर पूरे राज्य के जितने लोग होंगे उस बच्चे की परवरिश करेंगे। ये था पत्नी सिद्धांत, किसका? प्लेटो। अब इसका आलोचना भी होगा। आलोचना कौन किया? तुन्हीं का चेला अरस्तु। अरस्तु कहा कि राज्य परिवार का रूप धारण कभी नहीं कर सकता। उनका कहना था कि चाहे आप लाख कोशिश कर लीजिए, पूरे स्टेट के लोगों को अपना परिवार मानना संभव नहीं, क्योंकि जो प्रगाढ़ संबंध व्यक्तिगत होता है, अपने खून से होता है, वो बाकी लोगों से होना पॉसिबल नहीं। तो हजारों बच्चे होंगे, हजारों बच्चे के एक माता पिता वो स्नेह नहीं दे पाएंगे। एक माता पिता 1000 बच्चा को स्नेह दे पाएगा? या चारों को नहीं दे पाता है, चारों को भेदभाव कर देता है, सबको जिम्मेदारी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि स्वाभाविक रूप से माता पिता ये काम अपना संतान भी कर सकते हैं, जो अपना बच्चा होगा उसको ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। हजारों बजाएंगे तो वो भी इग्नोर करेंगे, हम नहीं करेंगे तो करेंगे देंगे। तो अरस्तु ने इसकी आलोचना की। उसके बाद अरस्तु ने कहा कि बच्चों का विकास संभव नहीं होगा, बिना माँ बाप के बच्चा का विकास कैसे हो? ये भी अरस्तु ने इसका आलोचना करते हुए कहा। अरस्तु ने कहा कि ये नैतिक पक्ष की अवहेलना है, इससे स्नेह, सहिष्णुता, संयम जो परिवार एक पाठ पढ़ाता है ये खत्म हो जाएगा।
मोरालिटी खत्म ना हो जाएगा? भाई जहाँ ही मन किया फिजिकल इसमें बनाया, बच्चा पैदा करके छोड़ दिए, तो ये तो नैतिकता नहीं रही ना। तो अब तुमने इसका एक लाइन ये भी बताया कि नैतिकता खत्म हो जाने की संभावना है। मैंने गुरु जी को हर जगह काटा। उसके बाद वो कहा कि परिवार या राज का बेहद रूप है। पहले परिवार होता है तब राज होता है, परिवार नहीं होता राज किससे रहेगा? राज से परिवार नहीं होता, परिवार से राज होता है। पहले परिवार आएगा तब समाज बनेगा तब ना राज बनेगा। तो परिवार का कॉन्सेप्ट खत्म यहाँ हो जा रहा है, यहाँ सीधे राज्य की बात हो रही है। तो इसका भी वो आलोचना की। उसके बाद कहा कि यौन विकृतियां उत्पन्न हो जाएंगी। अगर सिर्फ सुंदर लड़की से संबंध बनाना है या सिर्फ सुंदर लड़का से संबंध बनाना है तो फिर यौन विकृतियां उत्पन्न हो जाएंगी। यहाँ पे लोग अपनी बहन से, माँ से, अपने परिवार वालों से भी संबंध बनाना शुरू कर देंगे। पता नहीं किसी लोग ना कौन सब हाँ, यहाँ पे तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि किसी को पता नहीं होगा कि बहन है कि माँ है कि पापा है कि भाई है, उसको तो पता नहीं होगा। वो सुंदर देखेगा, उसके साथ रिलेशन बनाना शुरू कर देगा। तो इससे क्या होगा? यौन विकृतियां उत्पन्न होंगी। और साइंस के अनुसार भी अगर एक ही ब्लड से अगर बॉर्न हुआ है बेबी, तो फिजिकल रिलेशन एक ही जीन में नहीं होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। अगर एक ही डीएनए से फिजिकल रिलेशन होगा तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो वो बोला कि इससे प्रॉब्लम होगा, अनुवांशिकी प्रभाव के दृष्टिगोचर होगा। तो कहने का मतलब है कि रंग, रूप, स्वभाव ये सब तो बाप माई पे जाता है, तो यहाँ भी समस्या उत्पन्न हो सकता है। जाति बराबर। और सबसे बड़ा जो अरस्तु ने कहा है कि दैहिक मिलन ही पूर्ण संतुष्टि नहीं है। अरस्तु ने कहा कि प्लेटो के अनुसार जो है शारीरिक मिलन कर लीजिए, विवाह मत कीजिए। फिजिकल रिलेशन जिससे मन है उससे बना लीजिए, बच्चा जन्म दे दीजिए, और विवाह करने की जरूरत नहीं है, अस्थायी शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अरस्तु कहा कि फिजिकल रिलेशन जो है ये आपको संतुष्टि नहीं देता है। ये 5 मिनट, 10 मिनट, 1 दिन, 2 दिन का हो सकता है, लेकिन शादी परिवार जो है आजीवन चलता है। तो संतुष्टि का पर्याय जो है वो परिवार है, न कि दैहिक मिलन है। ठीक है। और उसके बाद एक और बात है, अरस्तु इस बात, प्लेटो मानते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों समान है, लेकिन अरस्तु इस बात का विरोध करता है। वो कहता है कि पुरुष के समान स्त्री हो ही नहीं सकती है, दोनों में बहुत सारी समानता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि इसकी आलोचना भी उन्हीं के से अरस्तु ने करा है। और प्लेटो ने जो कम्युनिज्म है वो 2 प्रकार का होता है, एक आर्थिक और एक वाइव्स, पत्नी साम्यवाद और आर्थिक साम्यवाद। अब आते हैं कि प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में क्या अंतर है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि प्लेटो के साम्यवाद और आर्थिक साम्यवाद में अंतर स्पष्ट होता है। तो प्लेटो का साम्यवाद जो है वो शासक और सैनिक वर्ग 2 ही वर्ग पे लागू होता था। दार्शनिक राजा और रक्षक 2 ही लोगों पे साम्यवाद की बात थी प्लेटो की। और आधुनिक का जो साम्यवाद है वो मार्क्स का आधारित है, और यहाँ पे यह संपूर्ण समाज पे लागू होता है। दोनों फर्क हुआ ना। प्लेटो का कहना था साम्यवाद नैतिकता और श्रेष्ठ शासन का परिचायक है, लेकिन मार्क्स का कहना है कि साम्यवाद जो है वर्गहीन समाज होना चाहिए और आर्थिक समानता होनी चाहिए। यहाँ पे इकोनॉमिकल समानता से उसमें क्या था, सिर्फ इकोनॉमिकल की बात नहीं थी, मतलब पत्नी की बात थी, नैतिकता की बात थी, मोरालिटी की बात थी, परिवार की बात थी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ इकोनॉमिक की बात थी, आर्थिक समानता की बात है। प्लेटो के अनुसार निजी परिवार का अंत होना चाहिए। किसका? रक्षक वर्ग का निजी परिवार नहीं होना चाहिए, उनकी निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आधुनिक साम्यवाद में मार्क्स कहते हैं कि परिवार को समानता रहता ही, परिवार को होगा ही, आधे परिवार है। और समाज जो है संपत्ति है वो पूरे समाज की होनी चाहिए, संपत्ति समाप्ति नहीं होनी चाहिए। कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? तो अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 50 MCQ। रेडी? पेन पेपर उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। ओके। तो प्लेटो के साम्यवाद, आर्थिक साम्यवाद, पत्नी साम्यवाद आधारित 50 महत्वपूर्ण MCQ दिए जा रहे हैं, और ये आपके BA, SSC, UPSC और बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी।
क्वेश्चन शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, प्लेटो का साम्यवाद किस कृति में वर्णित है? उसका जो साम्यवाद है किस पुस्तक में वर्णित है? पॉलिटिक्स, रिपब्लिक, लॉज, सिम्पोजियम। रिपब्लिक। प्लेटो का साम्यवाद किस वर्ग पर लागू होता है? किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग, गार्जियन वर्ग, संपूर्ण समाज। संपूर्ण समाज पे प्लेटो लागू नहीं होता है, मार्क्स संपूर्ण समाज पे लागू होता है। यहाँ पे देखिए कहा था गार्जियन ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 4, प्लेटो के समाज का सर्वोच्च वर्ग कौन है? प्लेटो के समाज का सर्वोच्च वर्ग कौन है? तो सर्वोच्च वर्ग दार्शनिक राजा होगा। प्लेटो किस वर्ग पर निजी संपत्ति समाप्त करना चाहता है? दार्शनिक और सैनिक दोनों पर। मैंने पहले ही शक्तिशाली लिखा है। प्लेटो का आर्थिक साम्यवाद किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्षक वर्ग द्वारा निजी संपत्ति के त्याग से। प्लेटो के आर्थिक साम्यवाद में रक्षकों को क्या रखने की अनुमति नहीं है? तो भूमि, सोना, निजी धन, ये वो कुछ भी नहीं रख सकते। प्लेटो के अनुसार रक्षक वर्ग की आवश्यकता कौन पूरी करेगा? तो आंसर आपको पता ही है, राज्य पूरी करेगा। आर्थिक साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था करप्शन को समाप्त करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना। पत्री साम्यवाद सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो पत्री साम्यवाद का प्रस्तुत सबसे पहले प्लेटो ने किया। प्लेटो के पत्री साम्यवाद में निजी परिवार किस वर्ग के लिए समाप्त है? तो रक्षक वर्ग के लिए ये समाप्त होगा। शासक वर्ग मतलब सिर्फ राजा हो जाता है, रक्षक वर्ग में राजा प्लस सेना दोनों हो जाता है। प्लेटो क्यों मानता था कि निजी परिवार रक्षक वर्ग के लिए हानिकारक है? भाई भतीजावाद बढ़ेगा इसलिए। पत्री साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है पक्षपात और वंशवाद को समाप्त करना। प्लेटो किस सिद्धांत के अनुसार श्रेष्ठ बच्चों को पैदा करना चाहता है? ये पत्नियों का साम्यवाद। यूजेनिक सिद्धांत। यूजेनिक सिद्धांत, ठीक है। यूजेनिक सिद्धांत के अनुसार, इसका सिद्धांत जो है यूजेनिक्स है। इसमें है कि श्रेष्ठ बच्चों को पैदा करने का उसने बताया कि बलशाली पुरुष होंगे और सुंदर महिला होगी, और वो अस्थायी विवाह नहीं करेंगे, टेम्पररी रिलेशन बना के बच्चा को प्रजनन करेंगे। तो ये यूजेनिक सिद्धांत के अनुसार होता है, और प्लेटो ने इसको ही एक्सेप्ट करने की बात करी है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। हाँ, प्लेटो के अनुसार बच्चों की परवरिश कौन करेगा? तो राज्य करेगा। बहुत बढ़िया। प्लेटो के साम्यवाद का आधार क्या है? तो नैतिकता। वहां पर मॉरलिटी की बात ज्यादा की गई है। प्लेटो मानता था कि निजी संपत्ति क्या उत्पन्न करती है? तो निजी संपत्ति करप्शन उत्पन्न करेगा, भ्रष्टाचार। प्लेटो के साम्यवाद में किस वर्ग को निजी संपत्ति की अनुमति थी? ये मतलब जो सामान्य वर्ग है ना, जिस समय उत्पादक वर्ग, फार्मर्स, आर्टिस्ट, ट्रेडर्स, ये हो। प्लेटो के अनुसार कौन सा वर्ग सबसे खतरनाक हो सकता है यदि उसे धन मिले? शासक वर्ग। सैनिक। सैनिक को अगर धन मिलेगा तो ज्यादा खतरनाक होगा। पत्री साम्यवाद की सबसे अधिक आलोचना किसने की है? अरस्तु। प्लेटो का साम्यवाद किस प्रकार का है? मतलब नैतिक प्लस राजनीतिक। फिलोसफर किंग का विचार किसने दिया? प्लेटो। प्लेटो किस आयु तक दार्शनिकों का प्रशिक्षण कराने की बात करता है? 50। प्लेटो के साम्यवादी विचार का सीधा लक्ष्य क्या था? आदर्श राज्य। प्लेटो का साम्यवाद किससे प्रेरित है? नैतिक अनुशासन। प्लेटो का साम्यवाद आधुनिक साम्यवाद से अलग है, क्यों? क्योंकि यह केवल रक्षकों पर लागू है, राक्षस नहीं, रक्षक। प्लेटो के अनुसार बच्चों की शिक्षा में क्या शामिल होना चाहिए? संगीत और जिम्नास्टिक। प्लेटो की दृष्टि में सर्वोच्च गुण कौन सा है? न्याय। द रिपब्लिक का मुख्य विषय क्या है? आदर्श राज्य। प्लेटो किस प्रशिक्षण को सबसे महत्वपूर्ण मानता है? नैतिक। प्लेटो का साम्यवाद किस सिद्धांत से मेल खाता है? नैतिकतावाद। आधुनिक मार्क्सवादी साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्गहीन समाज।
प्लेटो के अनुसार शासक को किसका प्रलोभन नहीं होना चाहिए? मन का। धन का। प्लेटो का साम्यवाद मुख्य रूप से किसके खिलाफ है? निजी स्वार्थ। प्लेटो ने निजी संपत्ति को क्या माना है? हानिकारक। रक्षा वर्ग के लिए निवास कैसा होना चाहिए? अपना नहीं होना चाहिए। राजनियंत्रित सामूहिक, यानी कि वो लोग एक ही जगह पे रहे, सामूहिक रहे, कोई लफड़न घूमना। किसी का नाम। प्लेटो किस भावना को राज्य के लिए सबसे बड़ी बाधा मानता है? पारिवारिक पक्षपात। पत्नी साम्यवाद में विवाह किसके नियंत्रण में है? राज्य। वेरी गुड। प्लेटो के अनुसार सैनिकों में कौन सा गुण प्रमुख रूप से होना चाहिए? साहस। साहस। हाँ, मेरा साहस का सैनिक कैसे? प्लेटो का आदर्श राज किस पर आधारित है? तर्क पर, लॉजिक। लॉजिक। प्लेटो का मानना है कि राज्य की उन्नति किस पर निर्भर है? तो नैतिक शासकों पर। प्लेटो ने रक्षक वर्ग में कौन सा अनिवार्य नियम सुझाया है? निजी संपत्ति के विरुद्ध नियम बताया। आदर्श राज्य में न्याय का अर्थ क्या होगा? सभी को अपने कार्य में रहना, किसी दूसरे कार्य में इंटरफेयर नहीं करना। प्लेटो के लिए सबसे शासक मानता है जो दार्शनिक राजा हो, फिलोसफर किंग। प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना क्यों हुई? क्योंकि यह अनैतिक था और अव्यवहारिक था, ये संभव नहीं था। पत्नी साम्यवाद किस संस्था को समाप्त करता है? पत्नी साम्यवाद किस संस्था को समाप्त करता है? परिवार को। परिवार कहाँ है? तो शादी नहीं होगा तो परिवार कहाँ से होगा? प्लेटो किस वर्ग को उत्पादक वर्ग कहता है? जो किसान है, जो व्यापारी वर्ग है, किसान, व्यापारी और कलाकार वर्ग। कारीगर। प्लेटो के आदर्श राज्य में सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? न्याय। प्लेटो का नैतिक सिद्धांत किस पर केंद्रित है? तो आदर्श राज और न्याय पर। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में अगले फिलोसोफर का